मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। पिछली चर्चा में मंत्री परिषद के विवरण का हमने उल्लेख किया था कि मंत्री परिषद क्या है, उसका गठन किस प्रकार से होता है और संविधान में मंत्री परिषद के बारे में कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या अंतर होता है, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। आज मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियों पर चर्चा करते हैं। जहां तक मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियों का प्रश्न है, जो भी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल करता है, मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है, वह सभी शक्तियां वास्तविक रूप में उसके द्वारा व्यवहृत होती हैं। सभी विषयों पर अंतिम निर्णय मंत्री परिषद के द्वारा ही लिया जाता है। अभी बोलचाल की भाषा में हम मंत्रिमंडल कह सकते हैं, लेकिन संविधान में मंत्री परिषद शब्द का उपयोग किया गया है। बोलचाल में हम मंत्रिमंडल कहते हैं। तो मंत्रिमंडल सभी विषयों पर अंतिम निर्णय लेता है और उन निर्णयों को चाहे प्रधानमंत्री हो अथवा कोई मंत्री हो, राष्ट्रपति को परामर्श के रूप में प्रदान करता है। उस परामर्श के अनुसार राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं और उस पर अपना हस्ताक्षर करते हैं। तो नाम होता है राष्ट्रपति का कि राष्ट्रपति ने आदेश जारी किया है, लेकिन वास्तविक रूप में काम मंत्रिमंडल के द्वारा ही, निर्णय वास्तविक रूप में मंत्रिमंडल के द्वारा ही लिया जाता है। तो अब देखें मंत्रिमंडल के या मंत्रिपरिषद के कार्य और शक्तियों के बारे में। सबसे पहली शक्ति है नीति निर्माण। मंत्रिमंडल देश का वास्तविक शासक होता है। वह देश की आंतरिक और बाह्य नीतियों का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार होता है। देश की आंतरिक नीतियां, पूरे देश में जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ करने का निर्णय लिया जा रहा है या जो कुछ भविष्य के लिए छोड़ा जा रहा है, जो कुछ भी हो रहा है देश में, इन सभी के बारे में नीति निर्माण करने का काम मंत्रिमंडल अपनी बैठक में करता है। वहां पर फैसले लिए जाते हैं और उन निर्णयों को, उन फैसलों को राष्ट्रपति के माध्यम से आदेश जारी करके क्रियान्वित किया जाता है। जिस प्रकार से आंतरिक नीतियों का निर्माण मंत्रिमंडल करता है, ठीक इसी प्रकार से उसे विदेश नीति का भी निर्धारण करने का पूरा अधिकार है। किस देश के साथ कैसा संबंध स्थापित किया जाए, किन किन देशों का हम राजदूत भेजेंगे, किन देशों से हम राजदूत प्राप्त करेंगे, कौन सी संधि समझौते किए जाएं, किन देशों की यात्रा की जाए, इन यात्राओं में किन किन विषयों पर चर्चा होगी। अभी जैसे एससीओ की बैठक गोवा में हो रहा है, गोवा में बैठक आयोजित की गई थी, उसमें पाकिस्तान के विदेश मंत्री 12-13 वर्षों के बाद पहली बार आए और हमारे विदेश मंत्री ने 2 टूक सुना दिया कि आतंक का पोषण करने की प्रवृत्ति छोड़ो और 370 इतिहास की चीज हो चुकी है। बिल्कुल खरी बातें उन्होंने सुनाई। तो क्या यह केवल विदेश मंत्री ने ही ये सब निश्चय किया था? नहीं, इसके बारे में मंत्रिमंडल की जो नीति थी, उसी नीति के अनुरूप जयशंकर ने, हमारे विदेश मंत्री ने अपनी इस प्रकार से बातें कही और पाकिस्तान को बिल्कुल 2 टूक सुना दिया कि खबरदार, आइंदा ध्यान रखना। तो जो भी नीतियां होती हैं, चाहे आंतरिक नीति हो चाहे विदेश नीति हो, इन सब के बारे में अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। यह मंत्रिमंडल देश का वास्तविक शासक होता है। दूसरा, प्रशासन संबंधी कार्य। पूरे देश में शांति व्यवस्था की स्थापना करना, देश की सुरक्षा करना, यह सब जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की होती है। सामान्यतया शांति और सुरक्षा, शांति और व्यवस्था, ये राज्यों का विषय माना जाता है। लेकिन मान लीजिए ऐसी कोई घटना घट गई, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जो राज्य सरकार उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही, हैंडल नहीं कर पा रही है, तो केंद्र सरकार उसको पूरा सहयोग प्रदान करती है। तो किस घटना में किस प्रकार से कार्य किया जाए ताकि देश की सुरक्षा और व्यवस्था में किसी प्रकार से खतरा उत्पन्न न हो, देश की अखंडता, एकता बनी रहे, इन सभी विषयों के बारे में मंत्रिमंडल भी अपनी बैठक में नीति बनाता है, फैसले लेता है। जैसे भी थोड़े दिन पहले मणिपुर में आदिवासियों के बीच खूब हिंसक घटनाएं घटी, तो उसके बारे में राज्य सरकार क्या कर रही है,
और केंद्र से किस प्रकार से सहायता दी जा सकती है, केंद्र से आप क्या चाहते हैं ताकि स्थिति को नियंत्रण में रखा जाए। ये सभी चीजें प्रशासन के बारे में पूरी जिम्मेदारी मंत्रिमंडल की होती है। तीसरा है नियुक्ति। जितनी भी केंद्र सरकार में उच्च पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं, इन सभी नियुक्तियों के बारे में अंतिम निर्णय मंत्रिमंडल के द्वारा ही लिया जाता है। किस पद पर किसको नियुक्त किया जाए और उसके अनुरूप फिर राष्ट्रपति को परामर्श देते हैं। राष्ट्रपति नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। जितनी भी नियुक्तियां हैं, चाहे न्यायाधीश हों, चाहे राज्यपाल हों, चाहे राजदूत हों, चाहे विभिन्न आयोगों के अध्यक्ष हों, सदस्य हों, तमाम प्रकार से नियुक्तियां, जितने भी उच्च पदों पर नियुक्तियां होती हैं, ये सभी नियुक्तियां मंत्रिमंडल के द्वारा ही तय की जाती है। विधायी कार्य। विधायी कार्य के अंतर्गत मंत्रिमंडल तय करता है कि संसद की बैठक कब बुलाई जाए, कब तक चलेगी, इस संसद की बैठक में किन किन विषयों पर चर्चा होगी, कौन कौन से विधेयक पेश किए जाएंगे, इन सभी चीजों के बारे में मंत्रिमंडल ही तय करके राष्ट्रपति को परामर्श देता है। तो चूंकि मंत्रिमंडल का, मंत्रिपरिषद का लोकसभा में बहुमत होता है और जिधर बहुमत रहेगा लोकसभा उसी प्रस्ताव या विधेयक को ही पास कर सकती है, मंत्रिमंडल के हाथ में बहुमत होता है। तो इसलिए सभी प्रकार के निर्णय विधायिका सभा के बारे में अर्थात संसद के बारे में मंत्रिमंडल ही तय करता है और उसके अनुरूप राष्ट्रपति आदेश जारी करते हैं। फिर वित्तीय कार्य, बजट बनाना, उस पर मंत्रिमंडल के द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाता है। फिर उस बजट पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर लेना, फिर वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में बजट पेश करना, बजट सदन से पास कराना, उसको दूसरे सदन में भेजना, दूसरे सदन से पास कराना और उसके बाद पुनः राष्ट्रपति का हस्ताक्षर लेना, फिर बजट के प्रावधानों को क्रियान्वित करना, कौन कौन से टैक्स लिए जाएं, किन टैक्सेस पर कमी की जाए, मतलब कि प्रतिशत में कमी की जाए, किन करों के दरों को बढ़ाया जाए, कितना पैसा किन विषयों पर खर्चा किया जाए, इन सभी चीजों के बारे में, वित्त के बारे में अंतिम फैसला मंत्रिमंडल के द्वारा ही लिया जाता है। और परामर्श देने का कार्य, किसको परामर्श देना? मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को परामर्श देता है और उसी परामर्श के अनुरूप राष्ट्रपति कार्य करते हैं। मंत्री का मूल शब्द है मंत्र। मंत्र का मतलब राजनीति के अंतर्गत हम मंत्र मतलब परामर्श करते हैं, गोपनीय सलाह, गुप्त परामर्श। तो यह गुप्त परामर्श राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के द्वारा दिया जाता है। फिर जांच आयोग और समितियों का गठन करना। पूरे देश में कोई घटना घटी, उस घटना केंद्र सरकार के अधीन जो विषय हैं, उन विषयों के संदर्भ में जांच समितियों का या जांच आयोगों का गठन करना भी मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी मानी जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि पूरे शासन में संघ की कार्यपालिका जहां कहीं भी आती है या संघ सरकार जहां कहीं भी आता है, तो वहां पर मंत्रिमंडल का निर्णय ही अंतिम होता है। पर्दे के पीछे रहकर यह पूरा काम करता है। राष्ट्रपति सामने आते हैं क्योंकि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से वह आदेश जारी होता है। तो जिम्मेदारी भी मंत्रियों की होती है, राष्ट्रपति की नहीं होती, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का मुखिया है और उसके हस्ताक्षर से सब काम होगा। उसके हस्ताक्षर बिना कोई काम नहीं हो सकता। केवल मंत्री के आदेश से कुछ काम नहीं होगा, राष्ट्रपति के आदेश के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ती है। और इस प्रकार से देखते हैं कि मंत्रिमंडल इन शक्तियों का प्रयोग वास्तविक रूप में करता है। फिर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान में कहीं पर भी काम चलाऊ मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख नहीं है। मान लीजिए एक मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री त्यागपत्र देगा, मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा। राष्ट्रपति
उस मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री को यह अनुरोध करते हैं कि वे अपने पद पर उत्तराधिकारियों के आते तक बने रहें, काम करते रहें। मतलब कि जब तक नया मंत्रिमंडल नहीं बन जाता, यह मंत्रिमंडल काम करता रहे, यह राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से, प्रधानमंत्री से कहते हैं। जैसे ही नया मंत्रिमंडल शपथ ले लेता है, वैसे ही यह मंत्रिमंडल खत्म हो जाता है। इसमें उल्लेखनीय बात यह है कि संविधान में कहीं पर भी काम चलाऊ या एक्टिंग कैबिनेट के बारे में कोई उल्लेख नहीं आता। मान लीजिए एक प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति ने कहा कि आप काम करते रहिए, नया मंत्रिमंडल बनते तक आप काम करते रहिए। ठीक, मान लीजिए नया मंत्रिमंडल के शपथ लेने के पहले यदि ऐसी कोई आपात स्थिति उत्पन्न हो गई, तो क्या यह काम चलाऊ मंत्रिमंडल निर्णय नहीं ले सकेगा? मान लीजिए युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, मान लीजिए देश में सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई, तो यह क्या काम चलाऊ मंत्रिमंडल डिसीजन नहीं लेगा? आपातकाल की घोषणा नहीं करेगा? राष्ट्रपति से अनुरोध नहीं करेगा कि आप सेना को युद्ध का आदेश दें? बिल्कुल करेगा। तो काम चलाऊ मंत्रिमंडल के बोलचाल की भाषा में है, भारत में काम चलाऊ मंत्रिमंडल का अस्तित्व नहीं है। और इस प्रकार से जहां तक मंत्रिमंडल की स्थिति का प्रश्न है, मंत्रिमंडल पूरे संघ सरकार में केंद्रीय स्थिति में विद्यमान रहता है, उसकी शक्तियां वास्तविक हैं और हर मंत्रिमंडल ने अपनी शक्तियों का पूरा पूरा प्रयोग किया है और इसी से देश की एकता और अखंडता आज भी बनी हुई है। लोक कल्याणकारी योजनाएं लगातार चल रही हैं और लगातार हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जिस देश का मंत्रिमंडल जितना स्ट्रांग होगा, उसके निर्णय जितने प्रभावकारी होंगे, देश विकास के पथ पर उतनी तेजी से आगे बढ़ सकेगा, क्योंकि मंत्रिमंडल के देश को चलाने वाला होता है, वास्तविक शासक मंत्रिमंडल ही होता है। इसी के साथ मंत्रिमंडल का यह अध्याय समाप्त हुआ। अब देखें प्रधानमंत्री की ओर। प्रधानमंत्री पूरे संविधान में प्रधानमंत्री के बारे में केवल 5 लाइन में 3 अनुच्छेदों में उसका उल्लेख किया गया है। देखिए कौन कौन से संविधान में प्रावधान है। अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 कहता है राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। यहां पर प्रधानमंत्री को मंत्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में परिभाषित किया गया। दूसरा प्रावधान अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 75 का पहली कंडिका में यह उल्लेख है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। उसके आगे लाइन है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करेगा। मतलब यहां पर स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति के द्वारा ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति करेगा। अब आगे अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के 3 कर्तव्य बताए गए। कौन कौन से कर्तव्य? पहला है संघ के प्रशासन और विधायन प्रस्थापन संबंधी जो भी सूचनाएं हैं, जो भी मंत्री परिषद के निर्णय हैं, इन सभी निर्णयों को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को जाकर बताएगा, सूचित करेगा। मतलब कि संघीय कार्यपालिका के बारे में और संसद के बारे में कौन उस विधेयक या प्रस्ताव संसद में पेश किया जाना है, उस पर मंत्रिपरिषद ने क्या निर्णय लिया है, इन सभी प्रस्तावनाओं की पूरी जानकारी राष्ट्रपति को वह नियमित रूप से देता रहेगा। वैसे सामान्य रूप में प्रधानमंत्री हर तीसरे चौथे दिन या हर हफ्ते में एक दिन राष्ट्रपति से नियमित रूप से मिलते रहता है और उसको सभी प्रकार के विषयों की जानकारी देते रहता है।
दूसरा कर्तव्य है कि संघ के प्रशासन संबंधी और विधान संबंधी प्रस्थापनाओं के बारे में राष्ट्रपति जो भी जानकारी मांगे प्रधानमंत्री उसे देगा। राष्ट्रपति जो भी सूचना मांगेगा यह प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वह उस प्रकार की जानकारी राष्ट्रपति को देगा, वह मना नहीं कर सकता। एक उदाहरण देता हूं, 1986-87 की बात है। 84 में सिखों के विरुद्ध जो दंगे हुए थे उसकी जांच के लिए जैन आयोग बनाया गया। जैन आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिया। वह रिपोर्ट जब प्रधानमंत्री के पास पहुंचा, ज्ञानी जैल सिंह को सूचना मिली कि जैन आयोग ने अपनी रिपोर्ट शासन के पास जमा कर दिया है। ज्ञानी जैल सिंह ने उस आयोग की रिपोर्ट को मांगा, प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मांगा। राजीव गांधी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये अत्यंत ही गोपनीय है, आपको नहीं दिया जा सकता। यह प्रधानमंत्री का यह कथन राष्ट्रपति का, ज्ञानी जैल सिंह का अपमान नहीं था, यह संपूर्ण राष्ट्र का अपमान था। देश के सबसे बड़े व्यक्ति को, देश के राष्ट्रपति को आप कहते हैं यह गोपनीय चीज आपको नहीं दिया जा सकता, यह पूरी तरह से गलत बात थी। और जहां तक मिलने जुलने का प्रश्न है कि हर हफ्ते या जब भी जरूरत पड़े प्रधानमंत्री नियमित रूप से राष्ट्रपति के पास जाकर के मिलेगा या मिलता रहा है। ज्ञानी जैल सिंह ने कहा जब ऐसी सूचना आई तो विरोधी दल के सदस्यों ने लोकसभा में इस प्रश्न को उठाया कि प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य राष्ट्रपति से मिलने नहीं जाते हैं, सीधे कागज भेज देते हैं, कागज में सिग्नेचर करिए हमको दे दीजिए। तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसका उल्लेख करते हुए कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम नियमित रूप से उनसे मिलते, हम उनसे मिलने जाते हैं। जैसे ही राष्ट्रपति को सूचना मिली कि संसद में राजीव गांधी ने इस प्रकार से वक्तव्य दिया है, तत्काल उन्होंने इसका खंडन किया और बात यह हो गई, जैसे ही खंडन किया वो कागज, वो लेटर डिस्क्लोज हो गया और इंडियन एक्सप्रेस में छप गया। अगले दिन फिर हंगामा हो गया, क्योंकि विरोधी दलों को थोड़ा सा बहाना तो चाहिए हंगामा करने के लिए। लेकिन फिर भी राजीव गांधी, जैसे उनकी पहले से आदत रही वैसे ही आदत रही, ज्ञानी जैल सिंह ने अपने आप को बहुत ही संयम, बहुत ही नियंत्रण में रखा अपने आप को, और उन्होंने कोई भी ऐसी अप्रिय घटना घटने नहीं दिया जो पद की गरिमा की विपरीत हो। तो प्रधानमंत्री इन सभी चीजों की जानकारी देगा और राष्ट्रपति जो जानकारी चाहेगा वह भी देगा। और तीसरा है कि यदि किसी मंत्री ने कोई निर्णय व्यक्तिगत तौर पर लिया है और राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है कि मंत्री ने अमुक निर्णय लिया है, तो यदि राष्ट्रपति चाहे तो उस निर्णय पर मंत्रिपरिषद को विचार करने के लिए प्रधानमंत्री से कह सकता है। मान लीजिए मंत्रिमंडल, किसी मंत्री ने एक निर्णय लिया, वह निर्णय राष्ट्रपति के पास पहुंचा आदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए। राष्ट्रपति चाहे तो यदि उस निर्णय पर उसको कोई आपत्ति है राष्ट्रपति को, तो प्रधानमंत्री से कह सकता है कि अमुक मंत्री के अमुक निर्णय पर मंत्रिमंडल विचार करे और विचार करके अपना फैसला बताए, अपना निर्णय मुझे बताए। तो मतलब यह हुआ कि राष्ट्रपति दो प्रकार से पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री को बोल सकता है, दो प्रकार से। कैसे? पहला, अभी जो मैंने बताया कि किसी मंत्री के व्यक्तिगत निर्णय को मंत्रिमंडल के पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति कह सकता है और प्रधानमंत्री उस विषय पर मंत्रिमंडल की बैठक में विचार करेगा और विचार करने के बाद जो निर्णय मंत्रिमंडल का होगा राष्ट्रपति को आकर बताएगा। एक। दूसरा, यदि मंत्रिपरिषद ने कोई निर्णय लिया, निर्णय जाकर के राष्ट्रपति को बताया, तो राष्ट्रपति उस निर्णय को भी
पुनर्विचार के लिए कह सकता है, और पुनर्विचार के बाद मंत्रिपरिषद का जो फैसला होगा, जो परामर्श होगा, राष्ट्रपति उसके अनुसार काम करेगा। तो देखिए, भारत के संविधान में प्रधानमंत्री के बारे में केवल इन 5 कंडिकाओं में पूरा विवरण दे दिया गया है। इसके अलावा और कहीं पर भी प्रधानमंत्री के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। प्रधानमंत्री का पद हमने देश में सृजित किया, इसका प्रारंभ इंग्लैंड से हुआ। इसके बारे में संपूर्ण विवरण संसदीय शासन का विकास के संदर्भ में किया जा चुका है, लेकिन चूंकि अभी हम प्रधानमंत्री पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इसकी एक पुनरावृत्ति हो जाए ताकि रिफ्रेश हो जाए। देखें, प्रधानमंत्री के पद की उत्पत्ति कैसे हुई। इंग्लैंड का सम्राट था चार्ल्स सेकंड, 1659-1660 की घटना है। वह अपने मंत्रियों से राजमहल के अंदर वाले कमरे में जाकर परामर्श लिया करता था। अंदर वाले भाग को अंग्रेजी में कैबिनेट कहते हैं। तो जब कभी भी सम्राट अपने मंत्रियों से परामर्श लेता था तो उसे कहते थे कि सम्राट अभी कैबिनेट में है। उस समय मंत्रियों को कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम से नहीं जाना जाता था। चार्ल्स सेकंड के जमाने में उसे कबाल कहते थे, CAPAL। ये 5 जो अक्षर हैं चार्ल्स द्वितीय के 5 मंत्रियों के नाम का पहला अक्षर है। C लॉर्ड क्लिफोर्ड, A लॉर्ड आर्लिंगटन, B लॉर्ड बकिंघम, A सर एस्ले, L लेंडरडेल, लॉर्ड लेंडरडेल। ये 5 लोगों के 5 नाम के पहले अक्षर को लेकर के कबाल बनाया गया था, और इसी से इंग्लैंड में कैबिनेट की उत्पत्ति हुई। आगे चल करके 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में 1720-21 के आसपास जब इंग्लैंड का राज सिंहासन जॉर्ज प्रथम को मिला, उसे अंग्रेजी नहीं आती थी, इसलिए उसने अपने मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर रॉबर्ट वालपॉल को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने, उसकी अध्यक्षता करने, विभिन्न विषयों पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत कर दिया। वालपॉल मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने लगा, अध्यक्षता करने लगा, विभिन्न विषयों पर चर्चा होने लगी वहां पर, और चर्चा के बाद उन सभी निर्णयों को वह सम्राट को जाकर परामर्श के रूप में बताने लगा। इसके बाद जॉर्ज द्वितीय आया। जॉर्ज द्वितीय भी अंग्रेजी नहीं जानता था, उसने भी कहा कि वालपॉल अपना काम करते रहो। तो इस प्रकार से परंपरा बनी कि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठक नहीं बुलाएगा, बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। उस बैठक में कोई भी विषय पर चर्चा हो उसमें सम्राट भाग नहीं लेगा। प्रधानमंत्री या जो मंत्री होगा वह सभी प्रकार के निर्णयों को परामर्श के रूप में सम्राट को बताएगा, सम्राट उसके अनुरूप काम करेंगे। परंपरा बन गई। इसके बाद जॉर्ज तृतीय आया। जॉर्ज तृतीय अंग्रेजी भाषा जानता था, उसने सोचा कि मैं मंत्रिमंडल की बैठक बुलाऊं, अध्यक्षता करूं, लेकिन ब्रिटिश जनता ने इसका विरोध किया और कहा हमारे देश में परंपरा बन चुकी है कि अब से सम्राट मंत्रिमंडल से अलग रहेंगे। जॉर्ज तृतीय कुछ नहीं कर पाया। इसके बाद वालपॉल अपने आप को कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बोलता था, वह अपने आप को प्रथम मंत्री, पहला मंत्री, फर्स्ट मिनिस्टर कहा करता था। वालपॉल ने यह परंपरा डाली कि मंत्रिमंडल जो भी निर्णय लेगा उस निर्णय को प्रस्ताव के रूप में वह संसद में पेश करेगा। संसद में उस पर चर्चा हो और चर्चा होने के बाद संसद उसका पारित करे तो मंत्रिमंडल के निर्णय पर यदि संसद की स्वीकृति मिल जाती है तो राष्ट्रव्यापी स्वीकृति माना जाएगा और इससे शासन को फिर काम करने में सुविधा होगी। इस प्रकार से वालपॉल ने
मंत्रिमंडल के विभिन्न निर्णयों को प्रस्ताव के रूप में सदन में पेश करने लगा। सदन में उस पर चर्चा होती थी, बहस होती थी, वाद विवाद होता था, फिर मतदान होता था। मतदान वो प्रस्ताव पारित हो जाता था, तब जाकर के मंत्रिमंडल उस काम को क्रियान्वित करता था। जब एक बार वालपाल ने एक प्रस्ताव पेश किया, संसद में चर्चा हुई, जब मतदान का समय आया तो संसद ने उसे पास नहीं किया। जब पास नहीं किया, वालपाल बहुत दुखी हुआ और सम्राट का सर्वाधिक विश्वास पात्र होने के बावजूद उसने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। जब वालपाल ने त्याग पत्र दे दिया तो उसके साथियों ने कहा कि हमारा मुखिया नहीं, हम भी नहीं। सामूहिक उत्तरदायित्व की नींव पड़ी इसी घटना से, और इसी घटना से अभी स्पष्ट हुआ कि प्रधानमंत्री अपने पद पर या मंत्रिमंडल अपने पद पर तब तक रहेगा जब तक कि उसे सदन का बहुमत का विश्वास प्राप्त हो। ये सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत और प्रधानमंत्री का नेतृत्व यही से प्रारंभ होता है। इसके बाद जितने भी उसके बाद सन 1878 में बर्लिन की संधि हुई। उस बर्लिन की संधि में बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे, रूस से जार आया था, टर्की के सम्राट आए थे, ऑस्ट्रिया के सम्राट आए थे, जर्मनी के, हंगरी के वगैरह वगैरह खूब सारे सम्राट आए हुए थे। सम्मेलन हुआ बर्लिन की संधि, और उसमें इंग्लैंड की तरफ से प्रधानमंत्री पहुंचा था, प्रथम मंत्री। उसमें प्रथम मंत्री था लॉर्ड बीकन्सफील्ड। तो लॉर्ड बीकन्सफील्ड तो प्रधानमंत्री था या प्रथम मंत्री था। वह सम्राटों के सामने उसकी क्या औकात होगी। तो विभिन्न सम्राटों के सामने अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए उसने, या अपना वजन दिखाने के लिए उसने लिखा, अपना नाम लिखा, उसके नीचे लिखा फर्स्ट लॉर्ड ऑफ हर मैजेस्टीज ट्रेजरी, महारानी की कोष का पहला लॉर्ड एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री, ऐसा लिख करके उसने अपना हस्ताक्षर किया। तब से इस पदधारी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के नाम से पुकारा जाने लगा। इसके बाद 1923 आया। 1923 में प्रधानमंत्री पद के दो दावेदार थे। एक था बीकन्सफील्ड, एक था बाल्डविन, और दूसरा था लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का नाम आप जानते होंगे, वही बंग भंग वाला हमारा गवर्नर जनरल। एक था लॉर्ड कर्जन, दूसरा था बाल्डविन। बाल्डविन हाउस ऑफ कॉमन्स का नेता था, लॉर्ड कर्जन हाउस ऑफ लॉर्ड्स का नेता था। प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया जाए, इसके बारे में सम्राट के सामने समस्या आई, और वस्तुतः 1902 में लॉर्ड सेलिसबरी मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य, लॉर्ड सेलिसबरी के 1902 में त्यागपत्र देने के बाद कोई भी लॉर्ड 1923 तक प्रधानमंत्री नहीं बना था। अब बाल्डविन नौसिखिया या बहुत कम अनुभवी, लॉर्ड कर्जन दुर्धर्ष राजनीतिक, दोनों के बीच में से एक को चुनना था राष्ट्र सम्राट के द्वारा। सम्राट ने कम अनुभवी बाल्डविन को प्रधानमंत्री बनाया, लॉर्ड कर्जन को नहीं बनाया उसने। और उसने ये तर्क दिया कि जिस सदन में कोई विरोधी दल नहीं है उसके नेता को हम प्रधानमंत्री नहीं बना सकते। राज्यसभा में विरोधी दल नहीं होता, विरोधी दल को हाउस ऑफ कॉमन्स में होता है। और दूसरी चीज, मंत्रिमंडल जिस सदन के प्रति उत्तरदायी है उसके नेता को ही प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। और तब से यह परंपरा बन गई कि हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य ही प्रधानमंत्री बनेगा। इसके बाद 1937 में मिनिस्टर्स ऑफ क्राउन एक्ट बनाकर इस मंत्रिपरिषद को कानूनी मान्यता दी गई। इसके बाद 1963 में फिर एक समस्या आई। साम्राज्ञी एलिजाबेथ द्वितीय ने लॉर्ड होम को, जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स का सदस्य था, प्रधानमंत्री बना दिया। सबने कहा परंपरा टूट गई। तब लॉर्ड होम ने एक कानून पास करवाया,
संसद से उस कानून में प्रावधान रखा गया कि कोई भी व्यक्ति लार्ड की उपाधि का परित्याग कर सकता है। इसके पहले कोई व्यक्ति लार्ड की उपाधि का परित्याग नहीं कर सकता था। और दूसरा, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में महिलाओं को भी नियुक्त किया जा सकता है। और इसके अनुरूप लॉर्ड होम ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की उपाधि का परित्याग किया और हाउस ऑफ कॉमन्स का मेंबर बनकर बता दिया कि जिस जनता ने हमें परंपराओं का पालन करने के लिए मैंडेट दिया है, कि हम पर भरोसा जताया है, हम उसके भरोसे को हमेशा बनाकर रखेंगे। ये है ब्रिटिश प्रधानमंत्री के पद की परंपरा। इसके आगे की चर्चा अगले व्याख्यान में होगी। आपको धन्यवाद।